नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर को स्टार्ट किया था। सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं, जिसके अध्ययन को अपन ने देखा था साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके जनक को अपन ने देखा था रॉबर्ट हुक कहते हैं, जिन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ये भी अपन को याद रखना है कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोसिस कहा जाता है। ये सब अध्ययन अपन इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे कोशिका के अंग की, कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं। सेल कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जिनको आज अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अगर अपन सबसे बात करें तो सबसे पहले होती है कोशिका भित्ति। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या होती है, कोशिका भित्ति। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो सेकेंड होगा कोशिका झिल्ली। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, कोशिका झिल्ली। अगर थर्ड की अपन बात करें तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो इसे तारक काय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है। फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो इसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम कहा जाता है। अगर फिफ्थ की बात करें तो इसे लाइसोसोम कहा जाता है। इसके बाद अगर अपन सिक्स्थ की बात करें तो इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। अगर अपन सिक्स्थ की बात करें तो गोल्जी बॉडी कहा जाता है। सेवंथ पार्ट अगर इसके अंग की बात करें तो जिसे रसघानी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। एट्थ की अगर अपन बात करें तो इसमें फिर लवक पाया जाता है। ये अपन पादप और मानव दोनों कोशिकाओं के बारे में देख रहे हैं कि इनमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहले अपन कोशिका भित्ति देखेंगे, फिर कोशिका झिल्ली देखेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, फिर तारक काय देखेंगे, फिर लाइसोसोम देखेंगे, फिर गोल्जी बॉडी देखेंगे, फिर रसघानी देखेंगे, फिर लास्ट में अपन लवक देखेंगे। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं इन सभी अंगों में से सबसे पहले कोशिका भित्ति को, कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, किसमें होती है और इसका कार्य क्या है। सबसे पहले अपन कोशिका के अंग में कोशिका की भित्ति को देखेंगे। उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं कि ये एक प्रकार की कोशिका है। एग्जाम्पल के लिए अपन ने बनाया कि ये एक प्रकार की कोशिका है, तो इसके बाहर मैंने एक लाइन और खींची रेड पेन से, जिसे अपन कह सकते हैं कि यह है कोशिका भित्ति। बाहर वाली लाइन को अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी, पादप कोशिकाओं में। मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ होती है, तो कोशिका के सबसे बाहर वाली परत को अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। किसमें पाई जाती है, तो पादप में, मतलब पेड़ पौधों में। इसके बाद बात करें अपन जीवाणु की। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक प्रकार का पादप है, जिसमें भी क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। तो इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की। अगर कोशिका भित्ति पादप की बात करें किसकी बनी होगी, तो ये बनी होगी सेलुलोज की। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेकेंड अपन बात करें जीवाणु की, जो भी प्रकार का पादप है, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और एक और अपन को याद रखना है, कवक। इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। तो कोशिका भित्ति से रिलेटेड अपन को 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि कोशिका भित्ति कोशिका के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। यह मेनली पादप में पाई जाती है।
पादप में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंड अपन बात करें जीवाणु बैक्टीरिया की, इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन मतलब कोशिका की जो जीवाणुओं की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। थर्ड अगर अपन बात करें कवक की, तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो अब अपन ने देख लिया कि कोशिका भित्ति किस प्रकार से होती है। तो कोशिका के सबसे बाहरी अंग को या सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये मेनली पादप में पाई जाती है। पादप में जो पाई जाती है कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु भी एक प्रकार का पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी। थर्ड अगर अपन बात करें कवक की, तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। तो पहला अंग अपन ने कोशिका का देख लिया है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। यह मेनली पादपों में पाई जाती है। अब अपन कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं, तो रेड वाली लाइन को अपन अब हटा देते हैं। धीरे धीरे अपन बाहर से कोशिका में फिर अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सबसे ऊपरी परत पड़ती है इसमें कोशिका भित्ति, जिसे अपन आसानी से समझ चुके हैं और उससे लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं जो तीनों अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली की कि सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट है कोशिका झिल्ली। यह भी कोशिका के बाहर का ही अंग है जिसे अपन कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप प्लस जंतु। कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है और यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की अगर अपन बात करें तो यह पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाएगी और किसकी बनी होती है, तो यह प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रकार से होती है, तो यह अर्धपारगम्य मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यह होती है। कोशिका झिल्ली की अगर अपन बात करें तो किसमें पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है। किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य मतलब कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती है, जिसे अपन इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसमें जो प्रोसेस होती है वो होती है परासरण की। कोशिका झिल्ली में कौन सी विधि कार्य करती है, तो परासरण विधि, जिसे इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। परासरण विधि जिसे इंग्लिश में डिफ्यूजन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। इसमें पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, मतलब सैचुरेटेड, हाई सैचुरेटेड से लो सैचुरेटेड की तरह। कौन सी परासरण विधि किसमें होती है, तो कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली किस प्रकार कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह, जिसे इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह किसकी बनी होती है, तो यह प्रोटीन की बनी होती है। यह पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप में एक अलग याद रखना है कि कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में मात्र कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब अपन ने 2 अंग कोशिका से संबंधित खत्म कर लिए हैं। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा अपन ने देख लिया है कोशिका झिल्ली। अब अपन बात करते हैं तीसरे अंग की। अपन ज़्यादा मेथड या डीपली ना पढ़ते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो ओल्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन्हीं की बेसिस पे अपन इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो कोशिका भित्ति में भी लगभग 10 से 15 मिनट का लेक्चर जा सकता है, पर अंततः उससे रिजल्ट जो निकल के आएगा वो 3 ही आएगा कि कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है। और कोशिका भित्ति मेनली किसमें पाई जाती है, तो पादप में पाई जाती है।
अब कोशिका के अपन तीसरे अंग की बात करते हैं। यह है कोशिका। इसके अंदर अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। कौन सा अंग देख रहे हैं अपन? अब अपन देख रहे हैं तीसरा अंग, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा अंग कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर की ये जो संरचना है, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। एग्जाम में कभी बहुत सी बार आ जाता है कि क्रिस्टी जैसी संरचना कहाँ पाई जाती है, तो कोशिका में पाई जाती है। कोशिका के कौन से अंग में पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। इसी में क्रेब्स चक्र चलता है। जैसे क्रेब्स साइकिल भी अपन कह सकते हैं। साइंटिस्ट थे क्रेब्स, तो उन्हीं के नाम पर इस चक्र का नाम रख दिया, क्या? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किसके अंदर चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इसके अंदर की संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र चलने से 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज के एक अणु के बराबर होता है। जो ग्लूकोज के एक अणु के बराबर होता है। फिर से देखो, अपन थर्ड अंग बढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर की संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है, जिसमें कौन सी साइकिल चलती है? क्रेब्स साइकिल, जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो एक ग्लूकोज के अणु के बराबर होती है, जिससे अपन को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे अपन को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति दैनिक जीवन में अपने में लगभग 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऐसा बताया जाता है कि 4 खजूर खाने से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अपन देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर की संरचना को क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, जिसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक अणु के बराबर होता है। किसके? ग्लूकोज के। एक ग्लूकोज के अणु से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए? लगभग 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो इसमें अपन को एक साइंटिस्ट का नाम तो ये याद रखना है, अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है, तथा इसका नामकरण, ये जो नाम दिया है, ये दिया है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंडा। उनने नामकरण दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तथा इसकी खोज किसने की है? अल्टमैन ने। अब कोशिका के अंदर मात्र एक ऐसा अंग है जिसके अंदर ऑक्सीश्वसन होता है। कोशिका के अंदर एकमात्र ऐसा कोशिका अंग है जिसके अंदर ऑक्सीश्वसन होता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो एक ग्लूकोज के अणु के बराबर होती है, जिसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन में 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपन ने देखा है तीसरा अंग, जिसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अंदर की संरचना को अपन ने क्रिस्टी कहा है। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें श्वसन होता है। जब अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रेब्स चक्र किस प्रकार से चलता है और इसको अपन ने ऑक्सीश्वसन क्यों कहा है। परंतु अपन यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं कोशिका, तो कोशिका से रिलेटेड ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो एक ग्लूकोज के अणु के बराबर है, जिसमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अल्टमैन ने इसकी खोज की है। इसके अगर नामकरण की बात की जाए तो वो है पेंडा। तो अपन ने कोशिका के तीसरे अंग को कंप्लीट कर लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया तीसरा कोशिका अंग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में
यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है, जो एक ग्लूकोज के अणु के बराबर है, और ग्लूकोज से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी के आधार पर इसे पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो अभी तक अपन ने कोशिका के 3 अंग देख लिए हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और थर्ड अपन ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन नेक्स्ट अंग इसका देखते हैं, जिसे तारक काय कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे अपन सेंट्रोसोम कहेंगे, जिसे तारक काय कहा जाता है, और इंग्लिश में जिसे अपन सेंट्रोसोम कहेंगे। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है। कोशिका का चौथा अंग कौन सा है? तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है। इसकी खोज बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की है। तारक काय की खोज बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की है। इसका कार्य है कोशिका विभाजन। तारक काय सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो तारक काय करता है। अब यहाँ पर अपन को 2 चीजें और याद रखनी है सेल चैप्टर में, कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है शरीर में, और सबसे कम कोशिका विभाजन कौन सा अंग करता है। तो कोशिका विभाजन अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए, कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा या फिर सबसे तेज किस अंग में होता है, तो वो है अपना यकृत, जिसे इंग्लिश में अपन लीवर भी कहते हैं। ये प्रश्न आते हैं कि शरीर के कौन से अंग में सबसे अधिक कोशिका विभाजन तेज होता है या फिर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा है? यकृत, जिसे अपन क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। सेकंड पूछता है कि सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, तो वो होता है अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में। मतलब मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है, या अपन कह सकते हैं कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम कम एक्टिव रहता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क की कोशिकाओं में कम एक्टिव रहता है, इसीलिए कभी भी अगर आप लोग बाइक चलाएं तो अपन को हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क में लगी चोट बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। बाकी जितने भी अंग हैं उनकी जो चोट है वो कहीं ना कहीं किसी समय के बाद ठीक हो जाती है, परंतु मस्तिष्क में, ब्रेन में लगी चोट बहुत मुश्किल से कवर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो सेंट्रोसोम है, मतलब वहाँ पर कहीं चोट लगी है मस्तिष्क में, तो वहाँ की उस जगह की कोशिकाएं, जैसे ये मस्तिष्क है तो यहाँ मान लो चोट लगी है, तो इस जगह की कोशिकाएं खत्म हो गई हैं एक्सीडेंट से, गिरने से या जैसे भी, यहाँ पर खत्म हो गई हैं। तो सेंट्रोसोम जो आजू बाजू की जो कोशिकाएं हैं, वो यहाँ पर सेंट्रोसोम इतना एक्टिव नहीं है कि इसका कोशिका विभाजन करके दूसरी कोशिकाओं को उत्पन्न कर सके। इसीलिए मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम बहुत कम एक्टिव होता है, और सबसे अधिक एक्टिव कहाँ होता है? तो यकृत, लीवर में। तो अपन फोर्थ अंग देख रहे हैं तारक काय, जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है, जिसकी खोज बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की है। मेन कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। तारक काय का, सेंट्रोसोम का मेन कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। ठीक है। ये सबसे अधिक किस में होता है? तो यकृत में होता है, मतलब यकृत की कोशिकाओं में होता है। सबसे कम किस में होता है? तो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की कोशिकाओं में सबसे कम एक्टिव होता है। फोर्थ भी अपन ने अंग देख लिया कोशिका का, कौन सा? तारक काय। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ वाले की। 4 अंग अपन कोशिका के देख चुके हैं। कोशिका भित्ति अपन देख चुके हैं, कोशिका झिल्ली अपन देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपन देख चुके हैं, और सेंट्रोसोम जिसे तारक काय कहते हैं वो अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ वाले की, जिसे अंतःप्रदव्य जालिका भी कहते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका, या फिर इंग्लिश की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम।
कौन सा देख रहे हैं फिफ्थ अपन, अंतःप्रदव्य जालिका, या इंग्लिश में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसे ईआर कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन काम है कोशिका का कंकाल। ये भी अपन कह सकते हैं कि कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यह कोशिका को एक नियमित आकार प्रदान करता है, यह कोशिका को एक नियमित आकार प्रदान करता है। कौन? अंतःप्रदव्य जालिका, शॉर्ट फॉर्म ईआर, या इंग्लिश में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यह कोशिका के आकार को एक नियमित आकार देता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्मूथ, सेकंड होता है रफ। पहला होता है स्मूथ, जिसे अपन चिकना कह सकते हैं, और रफ, जिसे अपन खुरदुरा कह सकते हैं। तो अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती है, पहली होती है चिकनी और दूसरी होती है रफ, जिसे अपन खुरदुरा कह सकते हैं। स्मूथ की अगर अपन बात करें तो इसमें फैट तथा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और रफ में अगर अपन बात करें तो राइबोसोम का निर्माण होता है। अंतःप्रदव्य जालिका कोशिका का कंकाल इसे कहा जाता है, क्योंकि यह एक नियमित आकार इसे देकर रखती है। इसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका ईआर है। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ जिसे अपन चिकनी कहते हैं हिंदी में, और रफ जिसे अपन खुरदुरा कहते हैं। स्मूथ वाले हिस्से में फैट या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तथा रफ वाले में राइबोसोम का निर्माण होता है। इसी राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि खुरदुरे वाले भाग में क्या होता है, राइबोसोम, जिससे इसका निर्माण होगा प्रोटीन का। जो रफ वाले भाग में राइबोसोम होता है, यह भी दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। रफ वाले भाग में इस टाइप से संरचना होती है बिंदी के आकार की, जिसको अपन राइबोसोम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम होता कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का, 70S और 80S। 70S की अगर अपन बात करें तो यह अविकसित कोशिकाओं में होता है, और यह विकसित कोशिकाओं में होता है। 70S अविकसित कोशिकाओं में होता है, और 80S विकसित कोशिकाओं में होता है। विकसित से मतलब है, इसमें अगर अपन कह सकते हैं ये प्यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं। 70S प्यूकैरियोटिक मतलब अविकसित में, और 80S विकसित मतलब यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे मानव की, जंतुओं की, जानवरों की, इन सब की कौन सी होती है, विकसित कोशिकाएं, क्योंकि अपनी कोशिकाओं में जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं वो सब होते हैं। परंतु बैक्टीरिया, वायरस अगर इनकी बात की जाए तो इनमें 70S राइबोसोम होता है। अपन देख रहे हैं अंतःप्रदव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को एक नियत आकार देता है। यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ, मतलब चिकना और खुरदुरा। स्मूथ वाले हिस्से में फैट और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और रफ वाले में राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम जो कि अविकसित कोशिकाओं में होता है, तथा 80S विकसित कोशिकाओं में होता है। जब अपन यूकैरियोटिक और प्यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे तब समझ में आएगा कि अविकसित और विकसित कोशिकाएं क्या होती हैं। इसी राइबोसोम पर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न कई बार आ चुका है, कोशिका के कौन से अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं, और हिंदी में जिसे अपन अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। यह कंकाल का कार्य करती है, जो कि कोशिका को एक नियत आकार देती है। यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है।
इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आज अपन ने कोशिका के 5 अंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे आगे वाली वीडियो में अपन बाकी अंग कंप्लीट करके आगे का देखेंगे। धन्यवाद।